तो आज हम देख रहे हैं 51वें G7 शिखर सम्मेलन से जुड़े दस्तावेज। इसमें कुछ लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं और हमारे नोट्स भी। ये बैठक पिछले हफ्ते हुई कनाडा के कनानस्किस में 16-17 जून को। हाँ बिल्कुल, काफी गहमागहमी रही। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकालें। मतलब क्या खास हुआ इस बार, क्या तनाव थे पर्दे के पीछे और इसका दुनिया पे क्या असर होगा। सही बात है। और इसमें G7 के मुख्य देश तो थे ही, कनाडा, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, EU। और हाँ, इस बार तो भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया जैसे कई और देशों को भी बुलाया गया था। बिल्कुल, आउटरीच पार्टनर्स, और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी थे यूक्रेन से। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा, तो सबसे पहले एजेंडा की बात करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, ये तो लिस्ट में सबसे ऊपर था। बिल्कुल। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद भी मौजूद थे, लेकिन सुनने में आया कि उन्हें जिस तरह के ठोस समर्थन की उम्मीद थी वो माहौल शायद नहीं बन पाया। हाँ, ये बात तो उभर कर आई है। ऐसा लगा कि मतलब खासकर अमेरिका की तरफ से थोड़ी हिचकिचाहट थी। अच्छा। हाँ, और शायद उसी ने बाकी देशों के रुख को भी थोड़ा प्रभावित किया हो। इसके अलावा मध्य पूर्व का बढ़ता तनाव, मतलब इजराइल ईरान वाला जो मामला है, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। हाँ, वो तो है ही। इस पर एक अच्छी बात यह हुई कि एक साझा बयान जारी हुआ जिसमें ईरान को साफ कहा गया कि परमाणु हथियार न बनाएं और इलाके में शांति रखें। तो मतलब कम से कम कुछ बाहरी खतरों पर G7 अब भी एक साथ आ सकता है। हाँ, कह सकते हैं, भले ही बाकी मुद्दों पर थोड़ी खींचतान हो। और व्यापार का क्या रहा? मैंने सुना अमेरिका और यूके के बीच कुछ डील हुई। हाँ बिल्कुल, एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है। इसमें गाड़ियों और एरोस्पेस के सामान पर टैरिफ कम किए गए हैं। अच्छा, ये तो अहम है। हाँ, अहम तो है, लेकिन ये भी है कि बाकी जो बड़े व्यापार समझौते थे, जैसे EU या जापान के साथ, उन पर कोई खास प्रगति नहीं हुई। और फिर वो नई तकनीकें जैसे AI और वो महत्वपूर्ण खनिज, हाँ, क्रिटिकल मिनरल्स, हाँ, जो बैटरी और चिप्स के लिए जरूरी हैं, और सप्लाई चेन को कैसे डाइवर्सिफाई करें, इन सब पर भी बात हुई। अच्छा। एक और पॉजिटिव चीज थी, भारत और कनाडा के बीच वो अपने हाई कमिश्नर फिर से नियुक्त करने पर सहमत हुए हैं। अरे वाह, हाल के तनाव के बाद ये तो रिश्तों में सुधार का अच्छा संकेत है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी आया। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बैठक के पहले ही दिन चले गए, 16 जून को ही। हाँ, ये हुआ। कहा गया कि इजराइल ईरान संकट की वजह से। इसका क्या असर पड़ा पूरी बैठक पर? असर तो पड़ा, काफी बड़ा असर। उनके जाने से कई सारी जो द्विपक्षीय बैठकें तय थी वो रद्द हो गईं। ओह। और इसमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात भी शामिल थी, वो नहीं हो पाई। तो ट्रंप के जाने से ज़ेलेंस्की की मुलाकात रद्द हो गई। ये तो यूक्रेन के लिए काफी बड़ा झटका रहा होगा। हाँ, जाहिर है। और देखिए, जब एक मुख्य नेता अचानक चला जाता है तो फिर किसी भी समझौते पर पहुंचना या एक आम सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। एक अनिश्चितता सी आ गई माहौल में। तो क्या इसी वजह से यूक्रेन पर कोई साझा बयान भी नहीं आ पाया G7 का? काफी हद तक हाँ। एक तो अमेरिका की थोड़ी हिचकिचाहट, फिर राष्ट्रपति ट्रंप का यूं चले जाना, इन सब ने मिलकर ऐसी स्थिति बना दी कि यूक्रेन पर G7 एक सुर में बात नहीं कर पाया। कोई साझा बयान ना आना ज़ेलेंस्की के लिए तो निराशाजनक था ही। लेकिन कुछ देशों ने तो अपनी तरफ से मदद का ऐलान किया ना। हाँ बिल्कुल, मेजबान कनाडा ने और कुछ दूसरे देशों ने यूक्रेन को अपनी मदद जारी रखने और रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने का ऐलान जरूर किया। और ये व्यापार वाले मोर्चे पर क्या हुआ? वहां भी तनाव बना रहा। बिल्कुल, अमेरिका का जो टैरिफ लगाने का रवैया रहा है, थोड़ा अप्रत्याशित। हाँ, उसकी वजह से यूरोपीय संघ और जापान के साथ बातचीत एक तरह से अटकी रही। ये दिखाता है कि व्यापार के नियमों को लेकर G7 के अंदर ही काफी मतभेद हैं। तो अगर हम कुल मिला के देखें, इस समिट से निकला क्या? सबसे बड़ी बात तो यही लग रही है कि कोई पूरा जॉइंट वो साझा घोषणा पत्र नहीं आया। ये कितना अहम है? ये बहुत अहम है। देखिए, ये संयुक्त विज्ञप्ति जो होती है वो आमतौर पे G7 की एकता दिखाती है। दुनिया के बड़े मुद्दों पर उनका साझा नजरिया क्या है ये बताती है। सही। इसका ना होना साफ दिखाता है कि यूक्रेन और व्यापार जैसे जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर ग्रुप के अंदर कितनी गहरी दरारें हैं। लेकिन मध्य पूर्व पर तो बयान आया। हाँ, मध्य पूर्व पर आया। वो ये भी दिखाता है कि कुछ मुद्दों पर अभी भी सहमति बन सकती है, शायद जहां खतरा सबको एक जैसा दिखे। तो मतलब एक तरफ ये विभाजन दिखा, दूसरी तरफ अमेरिका यूके का व्यापार सौदा एक ठोस नतीजा कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, भले ही उसमें भी वो स्टील टैरिफ वाला मसला अनसुलझा रह गया। और मेजबान कनाडा ने यूक्रेन के लिए वो $4.3 बिलियन की नई मदद का ऐलान किया। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो ये संयुक्त विज्ञप्ति का ना होना सिर्फ असहमति नहीं है,
शायद ये लोकतांत्रिक मूल्यों और ग्लोबल कोऑपरेशन के भविष्य को लेकर जो बुनियादी सोच है, उसमें बढ़ते मतभेदों का भी संकेत है। ये बात भी साफ दिखी कि G7 अब बदल रहा है। मतलब भारत, ब्राजील जैसे आउटरीच पार्टनर्स को इतना महत्व देना, हाँ, ये दिखाता है कि G7 को भी अब लग रहा है कि दुनिया की जो बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें साथ लिए बिना काम नहीं चलेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। बिल्कुल। और इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी की भूमिका को भी देखना होगा। उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में सबको साथ लाने की कोशिश की। हाँ, कोशिश तो की होगी। ट्रंप को बातचीत में शामिल रखा, भले ही नतीजा वैसा ना रहा हो जैसा वो चाहते थे। उन्होंने दरारों को पाटने की कोशिश की, पर वो दरारें शायद थीं ही बहुत गहरी। तो संक्षेप में कहें तो 2025 का G7 शिखर सम्मेलन एक तरह से अंदरूनी मतभेदों का मंच ज्यादा दिखा, खासकर अमेरिकी रोक की वजह से। हाँ, लेकिन इसने भविष्य के कुछ पैटर्न भी दिखाए, जैसे कि गैर G7 देशों तक पहुंच बढ़ाना और शायद बड़े ग्लोबल समझौतों के बजाय छोटे लक्ष्य द्विपक्षीय सौदे करना। और अंत में एक सवाल मन में आता है, क्या G7 का ये जो बिखरा हुआ सा रूप दिख रहा है, ये बता रहा है कि अब ये समूह उतना प्रभावी नहीं रहा, इसकी प्रासंगिकता घट रही है? या फिर ये बस एक बदलती हुई दुनिया, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के साथ तालमेल बिठाने की एक प्रक्रिया है, जहां शायद अब बड़ी घोषणाओं के बजाय छोटे फोकस समझौते ही आगे का रास्ता होंगे? ये सोचने वाली बात है। ये सवाल आने वाले वक्त में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने में जरूर अहम होगा।